वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाती हैं। वो तब्दीलियाँ आने वाले नए वक्त के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और नए नए दुनिया के अंदर जो ट्रेंड सेट हो रहे होते हैं उनकी बदौलत कुछ नई चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं। उन चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस की जाती हैं उनको हम अमेंडमेंट के नाम से याद करते हैं। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वो तमाम अमेंडमेंट क्यों की गई और उनकी बदौलत पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ हुई। आप देख रहे हैं LRN कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज और मैं हूं सामन हुसैन खरल। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहली अमेंडमेंट की गई वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के फौरन बाद की गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में बना और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना। इस वक्त जिस कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान फॉलो कर रहा है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। इनमें से बेशतर वो अमेंडमेंट हैं जो कि हमें वक्त के साथ साथ जिनकी जरूरत होती गई और हमने उनको गाए बगाए ऐड किया। और कुछ वो अमेंडमेंट हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिफाइन करती हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री से मुराद है कि हमारी सिविल और मिलिट्री के दरमियान जो टसल मौजूद है शुरू के दिन से, उसको डिफाइन कर रही है सूरत हाल। अच्छा, पहली अमेंडमेंट जो है वो 1974 में हुई और ये मई में हुई। ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो चुका था और ये वक्त की ज़रूरत थी कि हम अब इस नए मुल्क को जो हमसे अलग हो चुका है उसको डिफाइन करें और अपने मुल्क को रीडिफाइन करें। सो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो रीडेफिनेशन है पाकिस्तान की बाउंड्रीज की और इंटर प्रोविंशियल बाउंड्रीज की। मतलब ये डिफाइन किया गया कि पंजाब की बाउंड्री किस हद तक होगी, सिंध की, बलूचिस्तान की, केपीके की बाउंड्रीज किस हद तक होंगी और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको डिफाइन किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद दूसरी अहम अमेंडमेंट आती है जिसको सेकंड अमेंडमेंट के नाम से याद किया जाता है। ये गोया ज़िया-उल हक से पहले और भुट्टो के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट समझी जाती है। इस अमेंडमेंट के अंदर कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। ये अमेंडमेंट सितंबर 1974 को होती है। इस अमेंडमेंट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर कादियानी हैं जिनको अहमदीज बोला जाता है वो नॉन मुस्लिम हैं और उनको मिनॉरिटीज के अंदर ऐड किया गया। ये एक बहुत लंबी कोशिश से ये अमेंडमेंट सामने आई क्योंकि उससे पहले ही पाकिस्तान के अंदर ये तहरीक शुरू हो चुकी थी कि कादियानियों को जो है वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। आपको एक बड़ा मशहूर वाक़या याद होगा कि निश्तर मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट की एक ग्रुप था वो पेशावर जा रहा था और उस पेशावर जाते हुए रास्ते में रबवा के मुकाम पे कादियानियों और उस ग्रुप की आपस में तसादम हुआ। उसके बाद मुल्क के अंदर ये तहरीक ज़ोर पकड़ गई कि इस ग्रुप को जो जिनको हम कादियानी बोलते हैं इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। सो लिहाजा इस अमेंडमेंट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि जो भी कादियानी है पाकिस्तान के अंदर वो नॉन मुस्लिम है। उनके लिए अलहदा आईडी कार्ड जो है उसका इजरा किया गया। उनकी मसाजिद को कहा गया कि वो अपनी मसाजिद को डिक्लेयर करें और उनके लिए मिनॉरिटी सीट के अंदर जो है वो पोर्शन जो है डिफाइन किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद हम आते हैं थर्ड अमेंडमेंट की तरफ। थर्ड अमेंडमेंट फरवरी 1975 में होती है और इस अमेंडमेंट में प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो पीरियड है उसको 1 मंथ से बढ़ा के 3 मंथ कर दिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से मुराद है हिफाजती जो है तहवील। उससे मुराद ये है कि अगर किसी शख्स से रियासत को खतरा है या कोई ऐसा शख्स जिससे ये डर है कि वो अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको ख़राब कर सकता है, तो रियासत उसको अपनी हिफाजती तहवील में ले सकती है। और ये हिफाजती तहवील तहवील जो है इस अमेंडमेंट के बाद 1 मंथ से बढ़ाकर 3 मंथ कर दी गई। थर्ड अमेंडमेंट के बाद फोर्थ अमेंडमेंट आती है और फोर्थ अमेंडमेंट का थर्ड अमेंडमेंट के साथ भी लिंक है। यही जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसको बेलेबल करार दिया गया। मतलब ये है कि जिस शख्स को रियासत ने अपनी तहवील में लिया है उसकी बेल हाई कोर्ट दे सकती है। इस अमेंडमेंट के अंदर हाई कोर्ट को ये पावर दी गई कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के वाले जो शख्स है उसको बेल दे सकती है। इसके अलावा फोर्थ अमेंडमेंट के अंदर मिनॉरिटीज राइट की प्रोटेक्शन के लिए
उनकी सीट्स को बढ़ाया गया। सो लिहाजा फोर्थ अमेंडमेंट में प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ साथ मिनॉरिटी राइट को जो है प्रोटेक्ट किया गया। इसके बाद आती है फिफ्थ अमेंडमेंट। फिफ्थ अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली 3 से 4 बड़े अहम मौजूद को डिस्कस करती है, जिसमें जुडिशरी, उसके अलावा टैक्स, और थर्ड पे ये हाई कोर्ट की पावर को भी डिस्कस करती है। फिफ्थ अमेंडमेंट के अंदर सबसे पहले तो सेल टैक्स को जो है वो लागू किया गया। जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है उस पर सेल टैक्स लगाया गया। उसके बाद दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, ये पहले एक ही हाई कोर्ट होते थे जो इकट्ठे काम करते थे। इस अमेंडमेंट के बाद सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट को सेपरेट कर दिया गया और दोनों नए हाई कोर्ट बनाए गए जो कि सेपरेटली अब सूबे के हद तक काम करेंगे। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया गया कि जो हाई कोर्ट है उसकी पावर को महदूद कर दिया गया उसी सूबे तक। मुराद ये है कि पंजाब में जो लाहौर हाई कोर्ट है उसकी पावर सिर्फ पंजाब की हद तक है। सिंध के अंदर जो सिंध हाई कोर्ट है वो अपनी जो जुरिस्डिक्शन देगा वो सिर्फ सिंध की हद तक है। इसके अलावा जो थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट काम वो ये किया गया कि अगर कोई शख्स जो कि उस जिस सूबे से बिलोंग करता है वो उसी सूबे के अंदर गवर्नर या सीएम रह सकता है। इससे पहले ये अलाउ था कि पंजाब का शख्स बलूचिस्तान के अंदर गवर्नर हो सकता है या फिर सिंध का शख्स पंजाब के अंदर गवर्नर हो सकता है। लेकिन इस अमेंडमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि जो शख्स जिस सूबे का है वो उसी सूबे में सीएम या गवर्नर बन सकता है। फिफ्थ अमेंडमेंट के बाद सिक्स अमेंडमेंट आती है और ये जुल्फकार अली भुट्टो पीरियड के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट समझाती है। सिक्स अमेंडमेंट दिसंबर 1976 में होती है और इस अमेंडमेंट के अंदर रिटायरमेंट एज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा के 65 कर दिया जाता है और हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा के 62 कर दिया जाता है। सो ये जो इस अमेंडमेंट के बाद रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ी, हाई कोर्ट की सतह पे 62 और सुप्रीम कोर्ट की सतह पे 65। उसके बाद आती है सेवन अमेंडमेंट। ये जुल्फकार अली भुट्टो पीरियड की आखिरी अमेंडमेंट है और इस अमेंडमेंट में प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दी गई कि वो रेफरेंडम करवा सकता है और वो रेफरेंडम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के सिलसिले में, कि अगर किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहता है सो उसके लिए वो रेफरेंडम करवा सकता है। रेफरेंडम करवाने का तरीका ये था कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहता है और प्रेसिडेंट एक रेफरेंडम कमीशन बनाता है। मोस्टली ये कमीशन जो है वो पार्लिमानी जो मेंबरान है उन पे मुश्तमिल होता है। अब जब रेफरेंडम हो जाता है और उसके बाद कुछ चीजें वाज़ेह नहीं होती तो रेफरेंडम कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको क्लियर किया जाए। मतलब रेफरेंडम कमीशन की सरबराही में ये रेफरेंडम होता है और अगर इस रेफरेंडम में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। इसमें यह भी अक्सर कहा जाता है इस अमेंडमेंट की जब डिस्कशन की जाती है तो उस डिस्कशन में ये पहलू भी डिस्कस किया जाता है कि कुछ ऐसे मैटर्स जो प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनमें वो अवाम से राय भी ले सकता है और उस सिलसिले में भी वो रेफरेंडम करवा सकता है। ये 7 अमेंडमेंट जुल्फकार अली भुट्टो पीरियड में हुई और ये वाहिद टाइम था पाकिस्तानी हिस्ट्री का कि बहुत शॉर्ट टाइम में, मतलब ऑलमोस्ट 4 सालों में 7 अमेंडमेंट की गई और 7 की 7 अमेंडमेंट ही कामयाब अमेंडमेंट हुई। इन अमेंडमेंट में मोस्टली जुडिशरी के बारे में काम किया गया, उसको डिक्लेयर किया गया, पाकिस्तान की बाउंड्रीज को डिक्लेयर किया गया, जो हमारे उस वक़्त के अल्टीमेट जो मसाइल थे, जैसे कि अहमदीज़ वाला मसला था, जैसे कि हमारा जो है मिनॉरिटीज़ राइट वाला मसला था, उसके अलावा जो कुछ सतह पे जो ये सीएम और गवर्नर का मसला था, इन मसाइल को हल करने के लिए ये 7 अमेंडमेंट जो है वो की गई। 5 जुलाई 1977 को ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ नाफ़ज़ कर दिया और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत का ख़ात्मा किया। उसके बाद पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व किया गया और एक शॉर्ट पीरियड के लिए ऑर्डर के ज़रिए मुल्क का निज़ाम चलाया गया। लिहाज़ा इस पीरियड में बहुत कम ऐसी चेंजेज़ आईं जिसकी बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया। 7वीं अमेंडमेंट के बाद ज़िया-उल हक पीरियड में 8वीं अमेंडमेंट हुई जो कि 1985 में हुई। इस अमेंडमेंट का बड़ा फेमस और बड़ा मशहूर वाक़या है और वो ये है कि इस अमेंडमेंट को हमेशा के लिए पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में याद रखा जाता है।
क्योंकि वाहिद टाइम था जिसमें मार्शल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया गया। मतलब ये है कि इस अमेंडमेंट में पाकिस्तानी पार्लिमानी सिस्टम को सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। सदारती जो हाउस है उसकी पावर में इजाफा किया गया। प्रेसिडेंट को अल्टीमेट हब बना दिया गया सारी पावर्स का। 58 टू बी का जो है इसमें इजरा किया गया। आप सब जानते हैं कि 58 टू बी जो है इस वक्त पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो डिबेट है उसमें बड़ा स्कैम करदार रहा है। मतलब ये था कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो किसी भी वक्त जो असेंबली है वो तोड़ सकता है। लिहाजा एट्थ अमेंडमेंट 1985 में पास हुई और इस अमेंडमेंट के बाद पार्लिमानी सिस्टम को सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। एट अमेंडमेंट के बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है वो नाइन्थ अमेंडमेंट आती है। नाइन्थ अमेंडमेंट जो है वो इसी का नेक्स्ट अजरा था जो कि ज़ियाउल हक का एक पीरियड था जिसमें इस्लामिक लॉ को नाफज किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ की गई जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओवरऑल नेचर है वो फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव वो चेंज किया गया इनटू इस्लामिक पर्सपेक्टिव या रिलीजियस पर्सपेक्टिव। तो नाइन्थ अमेंडमेंट इसी का ही एक एक जो है पहलू था। नाइन्थ अमेंडमेंट के अंदर शरिया लॉ जो है उसको नाफज किया गया कि शरिया लॉ को नाफज किया जाए। ये अमेंडमेंट गोया पास नहीं हुई। लिहाजा ये अमेंडमेंट एक हाउस से तो पास हो गई लेकिन दूसरे हाउस से ये अमेंडमेंट पास नहीं हुई। इस अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है लेकिन क्योंकि ये एक हाउस से पास हो चुकी है इसलिए पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में इसको पढ़ा जाता है। नाइन्थ अमेंडमेंट की नेशनल असेंबली से रिजेक्शन के बाद मार्च 1987 में टेंथ अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। उस अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया कि नेशनल असेंबली के जो इंटरवल पीरियड है मीटिंग के दरमियान उसको कम करके 160 डेज से कम करके 130 डेज पे लाया जाए। मतलब ये है कि नेशनल असेंबली या सेनेट जो उनकी मीटिंग का टाइम होता है वो मिनिमम एक 130 डेज से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उनको 130 डेज के अंदर अंदर एक दफ़ा लाजमी मिलना चाहिए। उसके बाद 11th अमेंडमेंट आती है। 11th अमेंडमेंट भी है वो पास नहीं होती। 11th अमेंडमेंट के अंदर विमेन सीट्स जो है उनकी रिस्टोरेशन की बात की गई कि विमेन सीट्स जो है उनको रिस्टोर किया जाए। ये अमेंडमेंट विड्रॉ कर ली गई नेशनल असेंबली से। उसके बाद 12th अमेंडमेंट आती है और 12th अमेंडमेंट जो है उसमें स्पेशल कोर्ट्स का जो है वो उसका इजरा किया गया कि हीनियस क्राइम के लिए जो हीनियस ऑफेंस है उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स जो है वो बनाए जाए और इन कोर्ट्स के अंदर उन जराइम का जो है वो ट्रायल किया जाए। इसके अलावा जजेस की जो सैलरी है उसको इंक्रीज किया जाए। ये अमेंडमेंट 1991 के अंदर जो है वो पास हुई। इसके बाद 12 अमेंडमेंट के बाद 13 अमेंडमेंट जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम अगेन वो आई। इस अमेंडमेंट के अंदर 58 टू बी को जो कि 8वीं अमेंडमेंट में जिसको ऐड किया गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। उस जो डिसॉल्व वाली पावर है उसको खत्म कर दिया गया। मतलब कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर खत्म हो गई कि वो असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। 13 अमेंडमेंट बेसिकली एक शिफ्ट था फ्रॉम सेमी प्रेसिडेंशियल टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये अमेंडमेंट नवाज शरीफ के सेकंड टर्म में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। 4 जुलाई 1997 को 14 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये अमेंडमेंट जो है इस अमेंडमेंट में पार्टी लीडर की पावर में इजाफा किया गया। गोया पार्टी लीडर अपने किसी भी मेंबर असेंबली को डिसमिस कर सकता है ओवर द वायलेशन ऑफ पार्टी रूल्स। ये अमेंडमेंट असल में जो हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसको खत्म करने के लिए की गई। मतलब बहुत से मेंबरान ऐसे थे या इससे पहले पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में ऐसे होता था कि असेंबली के दौरान असेंबली की सिलेक्शन के बाद वहाँ पे जो मेंबरान हैं वो अपना हाउस क्रॉस कर जाते थे। मतलब कुछ ऐसे मैटर्स में मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट करते थे। अगर वो अपोजिशन में बैठे हैं तो हुकूमत को सपोर्ट करते थे और अगर हुकूमत में बैठे हैं तो शायद कुछ मैटर्स में अपोजिशन को सपोर्ट करते थे। लिहाजा इस अमेंडमेंट में पार्टी चेयरमैन को ये पावर दी गई कि वो किसी भी मेंबरान को एक शो कॉज नोटिस की तहत निकाल सकता है और ओवर द वायलेशन ऑफ पार्टी रूल्स।
बेसिकली इस अमेंडमेंट ने पार्टी जो चेयरमैन है उनकी पावर में बेतहाशा इजाफा कर दिया, और इसका जो अल्टीमेट असरात है वो आज की पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी हम देखते हैं। 14 अमेंडमेंट के बाद अगेन दोबारा से एक नई कोशिश की गई कि शरिया लॉ को पाकिस्तान में नाफज किया जाए। ये अमेंडमेंट 15 अमेंडमेंट के नाम से जानी जाती है। ये अमेंडमेंट 1998 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, लेकिन अगेन ये अमेंडमेंट जो है वो दोनों हाउस से पास नहीं हुई। उसके बाद 15 अमेंडमेंट के बाद हम आते हैं 16 अमेंडमेंट की तरफ। 16 अमेंडमेंट 1999 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, और इस अमेंडमेंट का लिंक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करता है, लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली फर्स्ट फॉर्म है उससे लिंक करता है। बेसिकली मिनॉरिटीज या अंडर प्रिविलेज एरियाज जो है वहाँ के लोगों को इक्वल राइट देने के लिए कोटा सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो कोटा सिस्टम है इसका जो पीरियड था वो 10 साल था पहले, बाद में इसका पीरियड बढ़ा के 20 साल कर दिया गया। लेकिन 16 अमेंडमेंट के अंदर इसका पीरियड बढ़ा के 40 ईयर कर दिया गया, मतलब 40 साल तक जो है वो कोटा सिस्टम जो था उसको नेक्स्ट 40 साल तक जो है वो लागू कर दिया गया। यहाँ तक जो हिस्ट्री पहुंचती है वो अगेन पार्लिमानी सेटअप की हिस्ट्री पहुंचती है, मतलब 1991 में 12th अमेंडमेंट से शुरू करें और 1999 तक 16 अमेंडमेंट तक, ये 4 से 5 अमेंडमेंट उन 2 या 3 पीरियड की अमेंडमेंट है जब पाकिस्तान में पार्लिमानी सिस्टम जो है वो नाफज रहा। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, देन बेनजीर भुट्टो और देन नवाज शरीफ। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा किया जाता है और पाकिस्तान में चौथे मार्शल लॉ का आगाज होता है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन अगेन चेंज होता है। 2003 के अंदर उस वक्त के पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट आती है, और ये अमेंडमेंट बेसिकली 17 अमेंडमेंट के नाम से जानी जाती है। 17 अमेंडमेंट के अंदर 13 अमेंडमेंट जो कि नवाज शरीफ दौर में होती है, जिसमें 58 टू बी को ख़त्म किया जाता है, अगेन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की पावर में अगेन इजाफा किया जाता है, और प्रेसिडेंट को ये पावर दी जाती है कि वो अगेन जो नेशनल असेंबली है उसको डिसॉल्व कर सकता है। मतलब कि 58 टू बी अगेन से नाफज हो जाती है। अब इस सारे टाइम में जो मुशर्रफ का टाइम रहता है फ्रॉम 1999 टिल 2007, इन 8 सालों में सिर्फ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक अमेंडमेंट होती है। सेम इसी तरह हम जब पिछले मार्शल लॉ में देखते हैं ज़ियाउल हक के टाइम पे, उन 8-9 सालों में भी सिर्फ एक 8 अमेंडमेंट ही नाफज होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी मशहूर अमेंडमेंट की तरफ आते हैं जिसको 18 अमेंडमेंट कहते हैं। इस पे हमारी एक अलहदा से वीडियो मौजूद है, और एलआरएन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के नाम से ही वो वीडियो मौजूद है। सो आप उसको डिटेल में अगर आपने देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये अमेंडमेंट 19 अप्रैल 2010 को जो है वो पास होती है, और इस अमेंडमेंट के अंदर प्रेसिडेंट की पावर को जो है वो कम किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर को बढ़ाया जाता है। मतलब ये कि वही कोशिश जो ज़ियाउल हक ने की और देन मुशर्रफ ने की, उसको जो है वो शफल किया जाता है, और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से टुवर्ड्स पार्लिमानी सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है। इस अमेंडमेंट में एक और बड़ा काम हुआ कि जो एनडब्ल्यूएफपी जो प्रोविंस था उसके लोगों की डिमांड के ऊपर उसका नाम चेंज कर दिया गया। गोया नया जो नाम होगा वो नाम है खैबर पख्तूनख्वा, केपीके के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस अमेंडमेंट के बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है वो उस अमेंडमेंट के अंदर अगेन से जुडिशरी के बारे में डिस्कशन की जाती है। 19 अमेंडमेंट के अंदर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कशन होती है कि जुडिशरी को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। उसका एक बड़ा वेल सेटल्ड जो प्रोसीजर है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके लिए सबसे ये था, पहले ये था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। उस जुडिशल कमीशन के अंदर जो उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस हैं वो होंगे, और बाकी सीनियर जज होंगे। पहले इनकी तादाद 2 रखी गई और फिर इनकी तादाद बढ़ा के 4 कर दी गई। वो जुडिशल कमीशन बेसिकली कोई भी नाम जो है वो सजेस्ट करेगा जो कि जज बनने का कायल है, और वहां से वो नाम नेक्स्ट जाएगा पार्लिमानी कमेटी के पास।
पार्लिमानी कमेटी के अंदर 8 लोग होंगे, 4 अपोजिशन से होंगे और 4 गवर्नमेंट बेंचेस से होंगे और वो हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पार्लिमानी कमेटी उस उन नाम पे गौर करेगी और अगर उन पे कोई इतराज नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर वो नाम फिर प्रेसिडेंट को सेंड करेगा और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा जजेस को। लेकिन अगर पार्लिमानी कमेटी को एतराज है तो वो नाम 2/3 की मेजोरिटी के साथ, फॉर एग्जांपल 8 में से 6 लोग जो हैं या 5 लोग जो हैं वो अगर उसके खिलाफ हैं, उस नाम के खिलाफ, तो वो उसको वापस जो है जुडिशल कमीशन के पास भेजेंगे और जुडिशल कमीशन दोबारा उन नामों को जो है गौर करने के बाद नए नाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। सो ये एक बड़ा वेल सेटल्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी और जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए ये एक बड़ा वेल सेटल्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। फरवरी 28 2012 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में 20th अमेंडमेंट का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। 20th अमेंडमेंट बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए थी। बहुत अरसे से पार्लिमानी सिस्टम की तरफ जब वापस आए तो एक डिस्कशन थी जिसमें ये कहा जाता था कि जो इलेक्शन में धांधली होती है या फिर जो जो सेटअप है वो उसके अंदर इशू आ रहा है। सो लिहाजा इस अमेंडमेंट के अंदर केयर टेकर सेटअप को डिस्कस किया गया, उसकी अपॉइंटमेंट की डिस्कशन की गई और उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का है उसके बारे में डिस्कशन की गई। चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कशन की गई। लिहाजा ये अमेंडमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन को के बारे में है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो जो प्रोसेस हो सकते थे उन सारे प्रोसेस को डिस्कस किया गया। फेडरल सतह पे जो फेडरल केयर टेकर सेटअप उसको डिस्कस करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलके 3 दिन के अंदर फैसला करेगी कि किस किस बंदे को कौन कौन सी अहम जिम्मेदारी देनी है। सेम इसी तरह सूबे की सतह पे हुकूमत और अपोजिशन मिलके सूबे की सतह पे डिस्कस करेगी कि किस शख्स को जो है सीएम बनाना है, केयर टेकर। और अगर इन दोनों से ये फैसला नहीं होता तो फिर ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। 20th अमेंडमेंट के बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है 21st अमेंडमेंट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट 2015 में की जाती है। उससे पहले दिसंबर 2014 में एक बड़ा गैर मामूली वाकया होता है जिसको एपीएस अटैक के नाम से जाना जाता है। पेशावर के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर दहशतगर्द हमला करते हैं और उसमें बेतहाशा मासूम बच्चे जो है वो शहीद होते हैं। इसके बाद पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कमी महसूस की गई कि इन दहशतगर्दों को सजा देने के लिए कोई बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं है। अदालती कार्रवाई इतनी लंबी होती है कि उसके अंदर अक्सर व बेशतर वो बच जाते हैं या फिर उस प्रोलॉन्ग सिस्टम के अंदर उनकी सजा व जजा का जो अमल है वो बहुत लंबा हो जाता है। लिहाजा 21st अमेंडमेंट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स जिनका जिनका जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और आइंदा 2 साल तक ये मिलिट्री कोर्ट्स टेररिज्म के मुतल्लिक तमाम केसेस को सुनेंगी और उन पे फैसले देंगी। 21st अमेंडमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में 8 जून 2016 को 22nd अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और इस अमेंडमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबरान की तैनाती के बारे में डिस्कशन होती है। बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और बाकी 4 मेंबरान जो कि हर सूबे से एक-एक होगा, उनकी अपॉइंटमेंट इस अमेंडमेंट के अंदर डिस्कशन की जाती है। इसके बाद 23rd अमेंडमेंट अगेन जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में है। मिलिट्री कोर्ट्स जो कि जनवरी 2015 में इंट्रोड्यूस करवाई गई फॉर 2 इयर्स। ये अगेन 23rd अमेंडमेंट के अंदर उनकी पीरियड को 2 साल के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया जाता है। 23rd अमेंडमेंट जनवरी 2017 को होती है। सो लिहाजा जनवरी 2019 तक जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनको बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये अमेंडमेंट दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें 21st अमेंडमेंट और दूसरी 23rd अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट ऐसी अमेंडमेंट है कि ये जब इनका टाइम खत्म हो जाएगा तो ये अमेंडमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। जब इनकी टाइम पीरियड जो कि पहले 2 साल था फिर अगेन 2 साल किया गया,
जब ये खत्म हो गया, मतलब जनवरी 2019 में जब खत्म हुआ, तो ये अमेंडमेंट वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म हो गई। उसके बाद 24th अमेंडमेंट जो है वो आती है। 24th अमेंडमेंट 2018 में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और इस अमेंडमेंट का बेसिकली जो 2017 की सेंसस होती है उससे लिंक है। 2017 की सेंसस के मुताबिक पाकिस्तानी जो आबादी है उसका नए जो है वो बताए जाते हैं, और इन सेंसस की बुनियाद पे नेशनल असेंबली की जो सीट्स है उसमें इजाफा और कमी की जाती है। पंजाब के अंदर सीट्स कम होती हैं, और इन सीट्स को केपीके और बलूचिस्तान के अंदर ऐड किया जाता है। मतलब 2017 की सेंसस के मुताबिक पंजाब की नेशनल असेंबली की जो सीट्स है वो कम होके केपीके और बलूचिस्तान की जो नेशनल सीट्स है उसमें उनमें इजाफा होता है। ओवरऑल जो नेशनल असेंबली की सीट्स है वो 342 ही रहती है, उसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं होता, लेकिन सूबों की हद तक इसमें तब्दीली जो है वो की जाती है। 24th अमेंडमेंट के बाद 25th अमेंडमेंट आती है। 25th अमेंडमेंट के अंदर फाटा का के से मर्जर किया जाता है। फाटा जो कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दरमियान एक छोटा सा पोर्शन पहले फेडरल के अंदर कंट्रोल था और शुरू से ही फेडरल कंट्रोल रहा। उसकी डेवलपमेंट को देखते हुए, उसकी वहाँ के हालात को देखते हुए, वहाँ पे जो टेररिज्म रहा, इतने साल वहाँ पे जंग रही, उसको देखते हुए ये फैसला किया जाता है कि फाटा को केपीके के अंदर मर्ज किया जाए। लिहाजा 25th अमेंडमेंट फाटा केपी मर्जर के नाम से जानी जाती है। इस अमेंडमेंट के अंदर फाटा के जितने भी पोर्शन है, एजेंसीज है, उनको केपी के अंदर एज अ डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देके शामिल कर दिया जाता है, और जो फाटा की नेशनल असेंबली की सीट्स हैं उनको कम कर दिया जाता है, और फाटा की जो सेनेट के अंदर सीट्स है 8 सीट्स, उनको बदर्जे वक्त के साथ साथ कम किया जाएगा। मतलब कि हर सेनेट के 3 साल के बाद 4 नए सेनेटर जो है वो फाटा से आते हैं। मतलब 2008 में जो इलेक्शन होता है सेनेट का, उसमें 4 आते हैं, और उससे पहले 2015 में 4 आए थे। लेकिन अब 2021 में वो 4-15 वाले रिटायर हो जाते हैं। सो लिहाजा इस वक्त सेनेट के अंदर जो फाटा के मेंबरान की तादाद है वो 4 है, जो कि 2024 तक ख़त्म हो जाएगी, और तब सेनेट के मेंबरान की तादाद जो है 96 रह जाएगी। फाटा का केपी के मर्जर के बाद उसकी नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स भी कम होती हैं, और नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स 336 रह जाती है। लेकिन इसी के फौरन बाद 26 अमेंडमेंट आती है, और इस अमेंडमेंट में फाटा की सीट्स को अगेन बढ़ा के 12 कर दिया जाता है, जो कि पहले 12 थी। अब अगेन नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वो 342 ही हैं, और इसके अलावा 26 अमेंडमेंट के अंदर केपीके के अंदर जो फाटा की सीट्स हैं उनको 16 से बढ़ा के 24 कर दिया जाता है। ये अमेंडमेंट मई 2019 को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और इस अमेंडमेंट के बाद जो है वो फाटा की सीट्स को इंक्रीज किया जाता है। अब जब हम ओवरऑल पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट को पढ़ते हैं, तो इसके एनालिसिस में हमारे पास 2 से 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिकली एक जंग की सूरत हाल में रहा है, और उस जंग की सूरत हाल में इसकी इसके 3 डायमेंशन बनते हैं। पहला डायमेंशन जो है वो है शरिया लॉ, दूसरा डायमेंशन है सदारती सेटअप, और तीसरा डायमेंशन है पार्लिमानी सेटअप। अब ये 3 जो डायमेंशन है इसी गिर्द ये सारी अमेंडमेंट घूमती है। जैसा कि हम देखते हैं कि 9th अमेंडमेंट हो गई, देन 15 अमेंडमेंट हो गई। ये दोनों अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई शरिया लॉ को एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बनाने के लिए, जो कि दोनों ही रिजेक्ट हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल लॉ के टाइम पे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लिमानी सेटअप से सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ कन्वर्ट किया गया। उसके लिए 8th अमेंडमेंट और फिर 17 अमेंडमेंट हमारे सामने आती है, और उसके मुखालफ पे जो पार्लिमानी सेटअप की अमेंडमेंट आती हैं वो हमारे सामने आती हैं, जिसमें हमारे सामने 13 अमेंडमेंट आती है, 14 अमेंडमेंट आती है, देन 18 अमेंडमेंट आती है। सो ये जो टसल थी बिटवीन द पार्लिमानी सेटअप एंड प्रेसिडेंशियल सेटअप, या फिर अब ये कह सकते हैं कि सिविल मिलिट्री का जो रिलेशन के जो वजह से ये अमेंडमेंट यही जो आंख मिचौली खेल होता रहा। कोई डिक्टेटर आता है
तो सदारती निज़ाम आ गया है। और अगर डेमोक्रेटिक सेटअप आता है या पॉलिटिकल पार्टीज की पावर आती है तो पार्लियामानी सेटअप आ गया है। सो ये जो ओवरऑल इसी के बहस के गिर्द हमारी डिस्कशन चलती है। पोस्ट 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें वहां हुई हैं। या तो ज़ियाउल-हक से पहले भुट्टो की पीरियड में जो अमेंडमेंट की गई वो एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी जो कि हमें जिनकी जरूरत थी। सेम इसी तरह पोस्ट 18 अमेंडमेंट के बाद जितनी भी अमेंडमेंट हुई वो इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिनकी हमें जरूरत थी। जैसे कि केयर टेकर सेटअप इंट्रोड्यूस करवाया गया, वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, फाटा केपी की मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तमाम पहलुओं को डिस्कस किया गया जिनकी हमें ज़रूरत है। या इसी तरह से पहले भुट्टो साहब के टाइम पे भी उन तमाम अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिनकी हमें ज़रूरत थी। लेकिन उस 1977 के बाद टिल 2008 या 10 ये जो टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट जो है 25 ईयर्स का जो टाइम है, ये 25 ईयर्स के दरमियान कोई हमें इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव नजर नहीं आता सवाए 16 अमेंडमेंट के जिसमें कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस हुआ या उसको बढ़ाया गया। सो हम जब डिस्कशन करते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है वो किस बेसिस पे की गई है, तो उस डिस्कशन में हमारे पास ये दो पहलू वाजे आते हैं। इसके अलावा फ्यूचर के लिए हमें ऐसी अमेंडमेंट की जरूरत है जिनकी बुनियाद पे हम अपने सिस्टम को मजीद प्योरीफाई कर सकें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मजीद वेल स्टेब्लिश कर सकें। ऐसी अमेंडमेंट, ऐसे लूप होल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, या ऐसी मसाइल जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को फेस करना पड़ रहे हैं, उन तमाम मसाइल के हल के लिए हमें ऐसी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी जो कि आने वाले वक्तों में हमें फ़ायदा दे। आज के इस लेक्चर में हमने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद तमाम अमेंडमेंट का जो है अहाता किया है। इसके मतलब आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।